आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम आपको टाटा ग्रुप की कहानी भी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि 158 साल पुराना ये ग्रुप आज अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि टाटा ग्रुप के भी ऐसे दिन आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप का जो उदय है वो भी भारत के साथ साथ हुआ है। आज इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। वर्ष 1868 में बना ये ग्रुप 2026 में यानी आज के दौर में एयर इंडिया के घाटे, एयर इंडिया को लेकर हो रहे तमाम विवाद और टाटा ग्रुप में मैनेजमेंट में आपसी मतभेदों की वजह से विवादों में है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसी हफ्ते अचानक इस्तीफे का ऐलान कर दिया और अब टाटा सन्स का नया चेयरमैन कौन बनेगा, इसे लेकर असमंजस है। कोई नहीं जानता, इतना बड़ा ग्रुप आज वहां पर ऐसे मतभेद चल रहे हैं। इस खबर के बाद टाटा ग्रुप के शेयरों में गिरावट आई और अब निवेशकों में भी ये चिंता है। एक जमाने में टाटा ग्रुप भारत की रीढ़ की हड्डी था, जो शायद आज भी होगा, लेकिन आज टाटा ग्रुप की जो स्थिति है वो नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी। वर्ष 1947 में आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना विदाई भाषण दिया था। यह भाषण किसी सरकारी बिल्डिंग से नहीं दिया, बल्कि मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में उन्होंने दिया था। यह घटना ताजमहल पैलेस के ऐतिहासिक महत्व और टाटा के इतिहास की कहानी बयां करती है। आज़ादी के समय हमारे देश में टाटा जैसी बहुत ही कम प्राइवेट कंपनियां थीं, जिन्होंने आज़ादी से पहले ही भारत को एक औद्योगिक और एक मॉडर्न देश बनाने का सपना देखा था। भारत के औद्योगिकरण में टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1868 में इस ग्रुप की स्थापना की और आज़ादी के पहले तक यह भारत का प्रमुख बिजनेस ग्रुप बन चुका था। 1938 में टाटा ग्रुप के पास 14 कंपनियां थीं, 1938 में, आज़ादी से पहले, और हर साल 17 करोड़ रुपए का कारोबार ये कंपनी करती थी। उस समय टाटा ग्रुप का कारोबार मुख्य रूप से भारत तक सीमित था, लेकिन आज टाटा ग्रुप की 31 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से 26 शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। ये कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में हर साल 17 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार करती हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। कितनी बड़ी कंपनी है ये। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा थे। आज़ादी के समय टाटा के पास टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा एयरलाइंस, जिसे आज आप एयर इंडिया कहते हैं, और ताज होटल्स जैसे बड़े बिजनेस थे। JRD टाटा ने सिर्फ कारोबार बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारत के आर्थिक विकास पर भी उन्होंने काम किया। वर्ष 1944 में उन्होंने देश के दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर बॉम्बे प्लान तैयार किया था। इस प्लान का उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। वर्ष 1945 में JRD टाटा और होमी जहांगीर भाभा की वजह से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। बाद में यही संस्था भारत में वैज्ञानिक और न्यूक्लियर रिसर्च के विकास में बहुत महत्वपूर्ण बनी। आज़ादी के बाद भारत को सड़कें, रेलवे, पुल, डैम्स, कारखाने और बिजली परियोजनाओं की ज़रूरत थी, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया तैयार करना था। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक थी स्टील। भाखड़ा नांगल बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं को बनाने में टाटा स्टील का इस्तेमाल हुआ और टाटा ने स्टील बनाना शुरू किया और टाटा स्टील ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान दिया स्टील देकर। JRD के दौर में ही वर्ष 1968 में IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी शुरू हुई। आज पूरी दुनिया में ताज होटल भारत की एक अलग पहचान बना रहा है। 16 दिसंबर 1903 को मुंबई में ताजमहल पैलेस लगभग 42 करोड़ रुपए में बना था और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय होने के कारण उस जमाने में जमशेदजी टाटा को बॉम्बे के एक होटल में दाखिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि तब भारत के लोगों को बड़े होटल्स में एंट्री नहीं मिलती थी। बॉम्बे को आज आप मुंबई के नाम से जानते हैं और इसके बाद ही जब उनका इतना अपमान हुआ, उन्हें होटल में जाने नहीं दिया गया क्योंकि वो एक भारतीय थे, उसके बाद जमशेदजी टाटा ने एक ऐसा होटल बनाने का सपना देखा जहां भारत के लोगों को भी वही वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलें। ये बॉम्बे की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें बिजली का इस्तेमाल हुआ था। ये देश का पहला होटल था जिसमें अमेरिका के पंखे, जर्मनी से लिफ्ट मंगवाई गई और विदेशी होटल्स की तर्ज पर ट्रेन किए गए इंग्लिश बटलर्स यहां पर रखे गए थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान इसी ताज होटल में भारत के नेताओं की बैठकें होती थी। लेकिन आज टाटा ग्रुप एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इसलिए आज उसकी कहानी आपको बता रहे हैं।
1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने टाटा को एक मल्टीनेशनल ग्रुप बनाया। उनके समय में टाटा ने टेटले, कोरस और जैगुआर लैंड रोवर जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों को खरीद लिया। रतन टाटा ने जब टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली, उस समय इस ग्रुप की एक साल की कमाई 13,800 करोड़ रुपए थी। 2012 में जब उन्होंने चेयरमैन का पद छोड़ा, तब इस ग्रुप की हर साल की कमाई 40 गुना बढ़कर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। और इस तरह से जेआरडी ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया, तो रतन टाटा ने अपने दौर में देश और दुनिया में टाटा का भरोसा बढ़ाया। देश के लोग टाटा को एक भरोसेमंद कंपनी मानने लगे कि टाटा पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन टाटा की कहानी में सिर्फ सफलता नहीं है। 2008 में टाटा ने नैनो कार लॉन्च की। ये प्रोजेक्ट, बहुत कम प्रोजेक्ट ऐसे हैं टाटा के जो असफल रहे, और ये प्रोजेक्ट असफल रहा। इसी तरह टाटा एयरलाइंस, जिसे जेआरडी टाटा ने शुरू किया था, जिसे आज एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है, वो भी लगातार घाटे में है। और अब एयर इंडिया अलग अलग तरह से विवादों में चल रही है, और देश के लोग एयर इंडिया की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। बिजनेस को लेकर अक्सर कहा जाता है कि पहली पीढ़ी संघर्ष करके नया बिजनेस शुरू करती है, दूसरी पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है, तीसरी पीढ़ी बिजनेस को और बड़ा बनाती है, लेकिन कई बार चौथी पीढ़ी आते आते विवाद और बंटवारे की समस्या शुरू हो जाती है और वहां से पतन शुरू होता है। जमशेद जी टाटा ने टाटा ग्रुप को शुरू किया। आज़ादी के बाद जेआरडी टाटा ने इसे मजबूत किया। रतन टाटा ने इसे और आगे बढ़ाया। लेकिन अब एन चंद्रशेखरन के दौर में ये ग्रुप कई वजहों से विवादों में है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ट्रस्ट है। आज़ादी के 79 साल बाद आज सवाल ये नहीं कि टाटा कितना बड़ा हो गया, बल्कि सवाल यह है कि क्या टाटा आज भी उतना ही भरोसेमंद बना रहेगा जितना आज़ादी के बाद के कई दशकों में ये रहा है। और अब आखिर में जल्दी से चलते चलते आपको स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य भवन से लेकर श्रीनगर की मशहूर डल लेक तक चारों तरफ आपको सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा, और चारों तरफ देशभक्ति से भरा हुआ है। देखिए, आज से कुछ साल पहले किसने सोचा था कि श्रीनगर के डल लेक से, डल झील से आपको तिरंगे वाली ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी।